Today we'll start the lecture number 3 in which we discuss the rank and numericals of the matrices. दो लेक्चर हमारे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं भाई, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद ही आप इस लेक्चर पर पहुँचेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, लाइक डिटरमिनेंट अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा देन यू विल नॉट गेट द आइडियाज़ अबाउट द रैंक एंड इट्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, पीछे लेक्चर पे जाइए और वहाँ पर देख के आइएगा। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे रैंक को लेकर करेंगे, क्या इसकी थियरी होगी और फिर हम उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, चाहे गेट एग्जाम के अंदर में आए हो या फिर आपके एटीसी के एग्जाम के लिए आए हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एटीसी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी इसकी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स? द हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर इज नोन एज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन समझाना चाहूँगा कि कैसे इसका क्या यूज होता है, अपने क्वेश्चंस में हम इसको कैसे यूज करेंगे। देखिए, मान लो मेरे पास में इसकी अगर डेफिनेशन दें तो ये कहता है कि आपके पास में कोई भी एक हमारे पास में मैट्रिक्स लिखी हुई है तो उसके अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम हमारे पास में। ठीक है, मान लो इसका मतलब क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके पास में एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 के ऑर्डर की है। अब इसके अंदर में आपने देखा होगा कि मैं क्या पहली रो को सेकंड की फॉर्म में लिख सकता हूं या फिर सेकंड को मैं फर्स्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं? नहीं। क्या मैं सेकंड को थर्ड की फॉर्म में लिख सकता हूं? नहीं। क्या थर्ड को मैं सेकंड की फॉर्म में लिख सकता हूं? नहीं। यानी कि तीनों रोज जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी कि उनके किसी भी प्रोपोर्शन में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं, ऐसी जो मैट्रिसेस होती हैं, इनके अंदर में सारी रोज क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो कितनी रोज इंडिपेंडेंट रही भाई? 3 रो रही है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा आपके पास में? 3 आ जाएगा और यही हमारे पास में क्या होगा? रैंक होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, इसका रैंक बोलते हैं कि कितनी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके चलता हूं कि मान लो 1 2 3, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, मैट्रिक्स लिख रहा हूं 2 4 6 और नेक्स्ट में हम लिख देते हैं इसके अंदर में 3 8 9। मान लो कुछ भी मैंने यहां पर आप लोगों के सामने लिख दिया है, तो इसको क्या इसके अंदर में जो मेरे पास में इक्वेशन है, जो मैट्रिक्स लिखी हुई है, सेकंड को क्या मैं फर्स्ट की फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये इक्वेशन, ये जो रो है ये मिल जाएगी, 2 4 और 6 मिल जाएगी यहां पर। ठीक है, चलिए अगले क्या मैं फर्स्ट की फॉर्म में थर्ड को लिख सकता हूं? भाई इसको तो लिख सकते हैं 9 को, लेकिन इस वाले एलिमेंट को नहीं लिख सकते और इस वाले एलिमेंट को नहीं लिख सकते। आप लोग 3 से करेंगे तो ये तो 3 हो जाएगा और ये हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पर आप जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 करेंगे, यहाँ पर आपके पास में 8 गिवन है। यानी कि थर्ड इक्वेशन, थर्ड जो रो है उसको आप पहले की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर जो है कितनी रोज हैं या फिर कॉलम है जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं? तो भाई आप लोगों ने यहां पर मेरे साथ में बताया कि भाई जो सेकंड है वही डिपेंड कर रहा है फर्स्ट के ऊपर में, तो कितनी रोज जो डिपेंड कर रही है, यानी कि 2 कर रही है, सॉरी 1 कर रही है, तो कितनी इंडिपेंडेंट बची आपके पास में? फर्स्ट और थर्ड जो रो वो बच गई। तो इसका रैंक कितना आ जाएगा आपके पास में? 2 आ जाएगा। यानी कि आप लोगों ने यहाँ डेफिनेशन डेवलप कर ली, क्या इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा उसके बारे में आप डिस्कस कर लिया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या फिर हमारे पास में कॉलम्स के बारे में ये डिस्कस करता है रैंक। चलिए अगली बात मैं करूं आप लोगों के साथ में। मान लो मेरे पास में एक इक्वेशन है 1 2 3। ठीक है, दूसरा मैं लिख दूं उसको 2 4 और यहां पर लिख दिया 6 और यहां पर लिख दिया जा 3 6 और 9। अब बताओ मेरे को इसका रैंक क्या होगा भाई? बिल्कुल यहां पर फर्स्ट जो सेकंड है वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। क्या थर्ड फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि हम इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, इफ यू मल्टीप्लाई बाई 3 देन इट विल बिकम 3 6 एंड 9 मीन्स इट्स डिपेंड, दीज रोज सेकंड रो एंड थर्ड रोज डिपेंड ऑन द फर्स्ट रो। सो ओनली वन इंडिपेंडेंट रो, कौन सी हमारे पास में लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन सी रो बची है? केवल फर्स्ट रो बची है, देन द रैंक विल बी 1। यानी कि ये आपके पास में डिपेंड कर रही है, दीज रोज आर डिपेंड ऑन द फर्स्ट रो, सो इट विल बी, इट हैव द ओनली वन रैंक दैट इज नोन एज रैंक 1। ठीक है, तो भाई आप लोगों ने यहां पे देखा कि रैंक इसका क्या कहलाएगा, हमारे पास में केवल और केवल 1 कहलाएगा। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। पहली जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए क्लास नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। अभी इसके अंदर में भी समझाऊंगा, जो पीछे नीचे चीजें उनके अंदर में भी समझाएंगे, कुछ हमारे पास में न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल स्मूथली वे में जितने भी आपके पास में होंगे सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करवा दिए जाएंगे न्यूमेरिकल्स के थ्रू। चलिए पहला जो प्रॉपर्टी है भाई, कॉपी के अंदर में नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर में, उसके अंदर में क्या करो कि द जीरो मैट्रिक्स और द नल मैट्रिक्स हैव द रैंक 0।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप लोगों को समझना है कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है या नल मैट्रिक्स क्या होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उसका रैंक केवल और केवल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। यही एक पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी और मैट्रिक्स का रैंक कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये आप लोगों को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि केवल नल मैट्रिक्स का ही रैंक जो होता है वो जीरो होता है। मैं इस वर्ड पे क्यों इतना इंफेसिस डाल रहा हूँ, क्योंकि आगे चीज़ें आएंगी और आप लोग वहाँ पर गलती करेंगे, इसलिए बार बार मैं आपको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर आपके पास में कोई आइडेंटिकल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, यानी कि वो जितनी उसके पास में रोज हैं उतनी उसके पास में कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिसेस के अंदर में जो रैंक होगा, द रैंक विल बी इक्वल टू इट्स ऑर्डर, उसका ऑर्डर के बराबर होगा। आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्या होती है, द आइडेंटिकल मैट्रिक्स इन विच द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, बाकी जो भी उसके अंदर में बच गए ऑल विल बी जीरो, और विल बी जीरो, जितने भी उसके बाकी बच जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। केवल प्रिंसिपल डायगोनल, ओनली द प्रिंसिपल डायगोनल हैव द एलिमेंट्स दैट इज यूनिटरी एंड इट्स नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसके अंदर में जो उसका अगर रैंक निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया कि n क्रॉस n के है, तो उसका ऑर्डर भी हमारे पास में यही आएगा, n आएगा। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज करके हम आगे की जितने हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करेंगे। ठीक है, अगला जो कंसेप्ट होगा जो हमारे पास में रहेगा, जिसके ऊपर में आपके एटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसका रास्ता भाई रैंक से होकर ही गुजरता है। ठीक है, तो रैंक जिसने भाई अच्छे से नहीं समझा ना, तो वहां पर आप लोगों को दिक्कत आएगी। यहाँ पर आप जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। तो ये कहता है कि अगर मान लो कोई भी आपके पास में मैट्रिक्स है ए और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, m क्रॉस n है आपके पास में, तो इसका रैंक हमेशा क्या होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज लेस देन या फिर इक्वल टू जो भी इसका मिनिमम होगा, कौन, m या फिर n। इसके अंदर में जो भी इसका मिनिमम होगा कौन सा, m या n के अंदर में से, या तो उसका कॉलम हो या फिर उसकी रो हो, तो उसका जो भी मिनिमम होगा वही उसका क्या कहलाता है, रैंक के बराबर कहलाएगा। लेट अस सपोज मेरे पास में मैं एक ले रहा हूं कि a जो है हमारे पास में 3/4 की कोई हमारे पास में मैट्रिक्स है, एक मेरे पास में मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4। ठीक है, तो इसका रैंक आप मेरे को बताओ कि एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो क्या लिखोगे। तो ये हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इसका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा और हमेशा मिनिमम होगा, मिनिमम जो कि 3 और 4 के अंदर में होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 3। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके हमेशा जो लोवेस्ट ऑर्डर होगा उसी से लेस देन होगा या फिर उसके इक्वल टू होगा। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट दैट इफ द मैट्रिसेस हैव ऑर्डर 3/4 देन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मिनिमम ऑफ m एंड n। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किया, द m एंड n आर रिप्रेजेंटेड एट 3 and 4 एंड द मिनिमम वैल्यू इज 3, सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3। अब आप लोगों को समझना है कि कब लेस देन होगा और कब उसके इक्वल होगा। ठीक है, दो चीज यहां पर आप लोगों ने देखी ना कि रैंक हमारे पास में था, मान लो ये रैंक आप लोगों के पास में 3 लिख लिया, तो कब ये 0 होगा ना, मतलब कब ये आप लोगों के पास में इक्वल होगा और कब लेस देन होगा। तो दो चीज यहां पर ध्यान रख लो आप लोग मेरे साथ में। अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, इफ द मैट्रिक्स ए एंड द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आप लोगों ने माइनर उसके अंदर में निकाले 3/3 के, मान लो 3/4 की आपके पास में मैट्रिक्स है, जो आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखा दूं। मान लो ये हमारे पास में, एक मिनट देखिए, यहाँ पर आप लोग के पास में ये मैट्रिक्स है, कितनी है, 3/4 की है। तो इसके अंदर में सबसे पहले आपको स्क्वायर मैट्रिक्स निकालनी है, यानी कि 3/3 के जोड़े निकालने हैं। आप लोगों ने निकाला 3/3 की मैट्रिक्स ये बन गई है। दूसरी 3/3 की मैट्रिक्स क्या बन रही है, देखिए यहाँ पर मैं दूसरे मार्कर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स आप लोगों के पास में ये बन गई और दूसरी ये बन गई है भाई। तो दो मैट्रिक्स आप लोगों के सामने बन गई है। ये क्या बन गई है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई है। तो इनका जो डिटरमिनेंट आप लोगों को निकालना है, इसका जो डिटरमिनेंट निकालना है, अगर वो आप लोगों का मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है, अगर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ध्यान से सुनना, तो रैंक जो होगा वो इक्वल होता है जो हमारे पास में मिनिमम होती है, मिनिमम ऑफ m एंड n। ठीक है, अभी जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर में बात करी थी, तो उसके अंदर में किसके इक्वल रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। लेकिन अगर मान लो आपने माइनर निकाला भाई, आपने माइनर निकाला और उसका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आ गया,
उसका जो ऑर्डर है किसी भी, देखिए आप लोगों के पास में माइनर थी, आप लोगों ने ये अलग अलग इसके कोफैक्टर निकालने की कोशिश करी, अगर किसी का भी जो हमारे पास में डिटरमिनेंट है वो जीरो आ गया, किसी एक का भी जीरो आ गया, पहले तो आप लोगों को सारे इसके स्क्वायर मैट्रिक्स बना के देखने पड़ेंगे और सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के आपको क्या करने हैं, डिटरमिनेंट निकालने हैं। अगर आपने मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन उठाया, कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कि आपने पहला ही निकाला और पहला ही हमारे पास में नॉन इक्वल टू जीरो आ गया, नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो उसका रैंक डायरेक्टली लिखोगे, रैंक जो होगा वो इक्वल होगा मिनिमम और उसके। अगर वो रैंक हमारे पास में जीरो आ गया किसी भी एक इसके अंदर में, अगर मान लो सभी के जितने निकाले और सबका क्या आ गया, डिटरमिनेंट जीरो आता चला गया, तो आप दूसरे स्टेप पर जाएंगे और दूसरा स्टेप ये कहता है कि उस केस के अंदर में जो हमारे पास में रैंक होगा वो लेस देन हमारे पास में मिनिमम ऑफ एम या एन होगा। यानी कि अगला क्वेश्चन जब बात करें तो इसके अंदर में आपने कहा था, पिछला जो क्वेश्चन था कि एक थी हमारे पास में 3/4 की, तो ये लेस देन होगा हमारे पास में कितना, 3 के। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी कि कब इक्वल टू लेना है और कब उसके बराबर में कब उसके लेस देन लेके चलना है। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा कि रैंक जो होगा वो इक्वल होगा कब, जो मिनिमम होगा उसके कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, कितने भी माइनर हैं उसके नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और लेस देन कब होगा भाई, लेस देन कब होगा, लेस देन एम और मिनिमम जो उसके एम और एन के हैं, जब आप लोगों ने जो डिटरमिनेंट निकाला है सभी माइनर्स का, सभी का माइनर का निकाल के देखना है, उसके बाद में उसका क्या आएगा, रैंक जीरो आ जाता है, तो वो रैंक उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है, देन द रैंक विल बी मिनिमम होगा लेस देन की, लेस देन होगा उसके मिनिमम के। ठीक है भाई, ओके। चलिए अब बात करता हूँ, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स को ले लेता हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने और कुछ प्रॉपर्टीज़ को मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द नल मैट्रिक्स इज टेकन है जीरो। आप लोगों ने पढ़ा कि नल मैट्रिक्स का हमेशा रैंक क्या होता है, जीरो होता है। फिर आप लोगों ने दूसरा मेरे साथ में पढ़ा द रैंक ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज इट्स ऑर्डर। अभी चीज़ें मैंने यही चीज़ आपको बताई है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आपने कोई डिटरमिनेंट, मतलब आप लोगों ने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई है, अगर उसका रैंक जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया है तो उसका रैंक बराबर होगा उसके जो ऑर्डर के बराबर होगी। यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स आप लोगों के पास में, अगर इसका डिटरमिनेंट जो आ गया जीरो के बराबर नहीं आया तो जो इसके अंदर में है ऑर्डर जो आप लोगों ने लिया 3/3 का लिया था, तो इसका जो हमारे पास में रैंक आएगा दैट विल बी 3। ठीक है, अगर मान लो आपने 4/4 की कोई मैट्रिक्स उठाई, 4/4 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स उठा ली, तो इसके अंदर में अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो आप कहोगे कि क्या ये हमारे पास में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पिछली क्लास के अंदर में आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गई है तो आप क्या कहेंगे कि भाई इसका जो ऑर्डर होगा, जो हमारे पास में मैट्रिक्स आई है, जो उसका रैंक होगा वो रैंक हो गया हमारे पास में 4। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि उसके ऑर्डर के बराबर में होती है। जब क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी के साथ में आ जाएंगी चीजें। नेक्स्ट हम बात करें कि रैंक ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अभी आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास में जो मैट्रिक्स आप लोगों ने निकाली उसका डिटरमिनेंट मेरे पास में जीरो आ गया भाई, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दूसरा केस हमारे पास में आता है कि उसका जो रैंक होगा वो लेस देन होगा किसके, जो मिनिमम ऑफ एम और एन के अंदर में होगा। आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर में देखा था लेस देन 3 है। ठीक है, तो 3 था, तो आप लोग सीधा आप लोग यहाँ निकाल सकते हैं द रैंक ऑफ द सिंगुलर मैट्रिक्स इज लेस देन इट्स ऑर्डर, हमेशा उसके ऑर्डर से कम रहेगा। अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3 कभी नहीं रहेगा उसके अंदर में, उससे छोटा होगा 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 नहीं हो सकता भाई। अभी ऊपर प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है आपने, द रैंक ऑफ द नल मैट्रिक्स इज टेकन है जीरो। केवल नल मैट्रिक्स होती है उसी का हम रैंक जीरो ले सकते हैं, बाकी किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का हम कभी भी रैंक जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर में कोई ना कोई एक ऐसी रो होगी या फिर कॉलम होगा जो कि नॉन जीरो होगा, तो उसके अंदर में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा किसी भी लाइन के ऊपर में, किसी भी रो के ऊपर में। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी मेरे साथ में बहुत अच्छे से पढ़ी। दूसरा आप लोगों ने अभी जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन पी ए, जो रो ए जो रैंक होता है उसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके अंदर में मिनिमम जो एम और एन के बराबर में होगा वही हमारे पास में आ जाएगा। तो आप लोगों ने अगर क्वेश्चन आप लोगों को ये दे दिया जाए, ए की पावर जो है, ए का ऑर्डर है 3x100, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आप लोगों के क्वेश्चन में दे दिया जाए, तो आप लोग को क्या करना है, जो इसका रैंक होगा वो हमारे पास में मिनिमम ऑफ 3 और 100 होगा, तो इसका जो रैंक आएगा वो विल बी लेस देन और इक्वल टू 3। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इक्वल टू कब आएगा और लेस देन कब आएगा। अगर इक्वल टू के लेके आनी है तो जो डिटरमिनेंट आप निकालेंगे वो जीरो के नॉट इक्वल आने चाहिए, और अगर आप लेस देन निकालेंगे तो उसके लिए आपका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, वो जीरो आएगी, तभी उसके नीचे की तरफ आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अंदर में क्या कहता है
कि जो रैंक हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, मान लो ए मैट्रिक्स हमारे पास में है, इसका रैंक निकाल लिया, और दूसरा आप उसके ट्रांसपोज का रैंक निकालते हैं। ये आप सबको पता है ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम बना दो और कॉलम को क्या बना दो, रोज बना देते हैं भाई, ठीक है। तो उसके अंदर में जो रैंक होगा वो दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आगे यूज करूंगा इसको, ध्यान रखना भाई इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हमारे पास में कोई दो मैट्रिक्सेज हैं, कोई दो मैट्रिक्सेज है, ए और बी हैं, दो मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की हैं, तो हम कह सकते हैं कि रैंक जो ए प्लस बी का है, ए प्लस बी का है, वो हमेशा लेस देन होगा या इक्वल टू होगा अगर उनका इंडिविजुअली हम रैंक निकालते हैं, ए का और प्लस में रो बी का। इन दोनों का हम यूज करके इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, इसके ऊपर में डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। ए प्लस बी का हम करेंगे, लेकिन डिटरमिनेंट की जब हम बात कर रहे थे तो डिटरमिनेंट आप लोगों ने पढ़ा था कि ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ दें और इनका डिटरमिनेंट निकालें, देन द रिजल्ट विल बी नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी डिटरमिनेंट ऑफ बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी हमारे पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में आते हैं कि इन ए मैट्रिक्स इफ ऑल रोज, जितनी भी हमारे पास में रोज या कॉलम है वो अगर आइडेंटिकल हैं या फिर प्रोपोर्शनल है, इफ द ऑल रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, द रैंक विल बी ऑलवेज, तो उसका जो रैंक होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। क्यों रहेगा भाई, आप सबको पता है, मान लो मेरे पास में क्वेश्चन आया हुआ है, गेट के अंदर में क्वेश्चन आया था ये कि एक मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की है। ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ भाई इसको आप लोग के लिए, ये आप लोग के पास में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपके पास में एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें एलिमेंट जो ए आई जे है और उसका ऑर्डर एन क्रॉस एन का रखना है भैया आप लोगों को, ठीक है। जहां पर उसने दिया कि एलिमेंट जो है वो हमेशा ए आई जी की कोई भी वैल्यू हो उस एलिमेंट को हमेशा 3 रखना है, तो इसने कहा कि रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करके दिखाओ। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना था, आप सबको पता है कि ए आई जे जब हम इसकी रो और कॉलम की वैल्यू रखते हैं तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, चाहे कितने भी एलिमेंट लिखो सभी की वैल्यू, ऑल द वैल्यूज आर गिवन एज 3। तो आप लोगों ने एक मैट्रिक्स बना ली मेरे साथ में, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, सब मैट्रिक्स का आप सारे एलिमेंट्स की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको प्रॉपर्टी पता है कि भाई इसके सारे क्या वैल्यूज हैं हमारे पास में, इसके अंदर में सारी जो वैल्यूज हैं वो आइडेंटिकल आ गई है। तो आप ये कर सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट जो है ये भी डिपेंड कर रही है कौन से पे, फर्स्ट पे, ठीक है। दूसरी है वो भी आइडेंटिकल हो गई, या फिर आप ये भी कर सकते हैं यहाँ से किसी को कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 1 सब में 1 आ जाएगा, 1 1 सब में 1 आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आप इनको क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, दूसरी तीसरी को करोगे तो भी 0 हो जाएगा, ऑल रो विल बिकम 0, लेकिन दिस रो विल नेवर बिकम 0। तो आपको पता है कि एक भी अगर हमारे पास में कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाती है तो हम कहते हैं कि उसका रैंक क्या आ गया, हमारे पास में 1 आ गया। तो यहाँ पर आपके देखा कि केवल और केवल एक रो है जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि उसका यूज करके दूसरों को हम 0 बना सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ अकेले में तो हमारे पास में इसका यूज़ जो रहेगा वो खाली यहाँ पर बची रहेगी, तो आपके पास में रैंक जो आएगा वो विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलता हूँ भाई। हमारे पास में एक क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, गेट का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर में क्या कहा गया है, इसके अंदर में कहा गया कि ए आई जी, आप लोगों को एलिमेंट्स बनाने हैं, एन क्रॉस एन की एक मैट्रिक्स बनानी है, जिसके अंदर में कहा गया कि ए आई जी यानी कि जो एलिमेंट है उसको आपको क्या करना है, जो उसकी रो है और जो उसका नंबर है, जो उसका रो है और जो उसका कॉलम है, उन दोनों के नंबर के इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फॉर ऑल आई जे। इस तरह के पेपर आपके एटीसी में बनते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। और ये जब उल्टे सीधे निशान लगा देंगे ना, व्हेन यू पुट सच टाइप ऑफ द साइन, देन यू विल बी कंफ्यूज दैट हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिंपल सी तरीका आप लोगों को अप्रोच यूज करनी है मेरे साथ में। देखो कि आप लोगों ने जैसे इसके अंदर में किया, आप लोगों को ए आई एलिमेंट आप सबने रिप्रेजेंट कर लिया कि हम किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A11 A12 A13 A14 ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले एलिमेंट फाइंड करना है। पहले एलिमेंट कैसे करोगे, इसने कहा कि भाई आप जो आई और जे, आई आपके पास में 1 है, जे इसका 1 है, तो आप लोगों ने लिखा 1 एलिमेंट आ गया। फिर 1 और 2 है तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करा 2 आ गया। ऐसे सोन एन तक आप कर लेंगे। उसी तरह से दूसरी रो के बारे में बात करेंगे, 2 4 2n आ जाएगा लास्ट तक। ऐसे हमारे पास में n 2n 4n जो भी हमारे पास में आएगा इसको हम लिखते हुए चले जाएंगे, यानी सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसके लिख लेंगे भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके अंदर से, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई जो सेकंड रो है इसको मैं फर्स्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो यहाँ पर थर्ड आएगी उसको भी मैं लिख सकता हूँ, फोर्थ आएगी उसको भी मैं लिख सकता हूँ। तो ऐसे मैं सब लाइन जितनी भी हमारे पास में रोज होंगी उसको मैं फर्स्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो आप कहेंगे कि भाई ये सारी क्या कर रही हैं, एक दूसरे की इसके अंदर में फर्स्ट रो के ऊपर में डिपेंड कर रही है, और फर्स्ट रो किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं कर रही है, देन द रैंक विल बी 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन के ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने फाइंड कर लिया कि अगर वो डिपेंड कर रही है एक दूसरे पे तो इसका जो रैंक होगा वो हमारे पास में 1 होगा। इस तरह के क्वेश्चन ही बनते हैं। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से कर लिया होगा, द रैंक विल बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि
अगर आपके पास में कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, भाई ध्यान से समझना, ये 3 पॉइंट ना डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा भाई, पहले इसके बेस तो आप लोग समझ लो, क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा मैं, सारे करवाऊंगा इसके। तो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, उसका रैंक n है मान लो। चलिए हम कुछ और प्रॉपर्टीज को यहां पर डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 है, ये कहते हैं कि अगर आपके पास में कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n का, n क्रॉस n का मतलब है कि मान लो हमारे पास में कोई मैट्रिक्स जैसे यहाँ पर दे रखी 3 क्रॉस 3 की है, अगर उसका एडजॉइंट निकाला और उसका अगर हम रैंक निकालते हैं, देखिए एडजॉइंट आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर में जब हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट ट्रिक में मैंने बताई थी कि अगर कोई 3x3 की मैट्रिक्स है तो क्या करते थे आप लोग, उसके अंदर में क्या करते थे, जो हमारे पास में 2 कॉलम थे उनको पहले रिपीट कर दिया करते, जैसे 1 1 1 2 4 किया, और फिर क्या करते, जो ऊपर की 2 रोज होती हैं उनको आपने क्या किया, नीचे की तरफ में लिख दिया, और फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते थे, बाकी के जो माइनर बनते थे 2x2 के जो भी माइनर्स बनते थे उनका डिटरमिनेंट निकालते थे और उस वैल्यू को चलते थे आप कॉलम की तरफ में और लिखते चलते थे रोज की तरफ में। तो वो हमारे पास में एडजॉइंट निकालने का तरीका आप लोगों को मैंने समझाया था भाई, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, इसका जो मैट्रिक्स पूछा गया कि अगर उसका रैंक आए तो उसका जो रैंक होगा वो उसके ऑर्डर के बराबर में होगा, अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। लेकिन भैया आप लोग तो अभी ध्यान दीजिए, अगर कोई मेरे पास में n क्रॉस n की मैट्रिक्स है जिसका रैंक n-1 है, यानी कि n-1 का सीधा सीधा मतलब है कि आपने पहले मान लो 3x3 की मैट्रिक्स थी, 3x3 की मैट्रिक्स थी, तो उसका जब डिटरमिनेंट निकाला तो आपको होना क्या चाहिए था, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 होना चाहिए था। लेकिन जब आपने इसका डिटरमिनेंट निकाला एंड दैट डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पर अगर उसका डिटरमिनेंट निकाला एंड दैट कम्स टू 0, तो आप क्या कह रहे थे कि भाई ये इसकी वैल्यू जो रहेगी वो रैंक रहेगा वो लेस देन 3 रहेगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपका जो एक माइनस आ गया, 3 था लेकिन उसका रैंक 3-1 आ गया, यानी कि 2 आ गया उसका रैंक, तो जो एडजॉइंट होता है ना भाई, जो उसका एडजॉइंट होता है उसका रैंक हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी उसकी मैट्रिक्स, कितनी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, तो उसका रैंक हमेशा 1 रहेगा, यानी कि उसके अंदर में केवल और केवल एक रो या कॉलम ऐसा होगा जो कि इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो रैंक जो है वो -2 आ गया, मान लो आपके पास में थी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी और जब 3 क्रॉस 3 का आपने डिटरमिनेंट निकाला तो इसका क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 आ गया तो आप क्या करते, देन यू मूव टुवर्ड्स द 2x2 मैट्रिक्स। अगर 2x2 मैट्रिक्स के अंदर में 2x2 की मैट्रिक्स थी, उसके अंदर में आपका रैंक जो था वो भी 0 आ गया भाई, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड द 1, ठीक है, 1 क्रॉस 1, और उसके अंदर में क्या होता है, हमारा केवल एक एलिमेंट होता है। तो अगर ऐसा केस हो कि आपकी जो मैट्रिक्स हो 3x3 की थी और उसका रैंक आपको मान लो 2 कर दिया, यानी 3-2 है, तो ऐसे केसेस के अंदर में क्या करेंगे, तो अगर उसका रैंक n-2 आ गया तो एडजॉइंट जो होता है उसका रैंक क्या आएगा, 0 आएगा। और आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि अगर किसी का एडजॉइंट 0 आ रहा है, किसी का एडजॉइंट 0 आ रहा है, तो वो केवल और केवल क्या होगी, हमारे पास में नल मैट्रिक्स होती है, उसके अलावा कोई भी मैट्रिक्स नहीं होती। नल मैट्रिक्स का ये हमारे पास में क्या होता है, डिटरमिनेंट 0 आता है। तो भैया आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये मेरे साथ में 11 प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में डिस्कस किया। अब मैं इसके क्वेश्चन आप लोगों से शुरू करता हूँ। मैं क्विक रिवीजन दे देता हूँ, जो मेन हमारे पास में यूज होंगी प्रॉपर्टीज का, उनका मैं जल्दी से बता देता हूँ। जब भी आप लोगों के सामने कोई भी कितने भी टाइप की मैट्रिक्स हो, मान लो 3x4 की लिखी हो, ठीक है, या फिर आपके पास में 4x3 की लिखी हो, कैसा भी आप लोगों के सामने लिखा हो, तो सबसे पहले इसके अंदर में 3x3 के जोड़े बना के देख लो। आप 3x3 के जो हमारे पास में मैट्रिक्स है वो बना के देख लो। फर्स्ट राइट डाउन द 3x3 मैट्रिक्स इफ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स कम्स टू 0, अगर इसका जो हमारे पास में डिटरमिनेंट है वो 0 आ जाता है, देन यू हैव टू मूव टुवर्ड द 2x2 मैट्रिसेस, ठीक है। अगर 2x2 मैट्रिसेस का भी हमारे पास में डिटरमिनेंट है वो 0 आ जाता है, देन द रैंक ऑटोमेटिकली बिकम्स 1, तो उसका रैंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में जो मैट्रिक्स लिखी थी 3x4 की और आपने जो उसके जोड़े बनाए, जो आपने उसके माइनर्स लिखे 3x3 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हुए चले आप लोग, अगर उसमें कोई भी आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 आ गया, उसके जितने भी आपने माइनर लिखे और उनमें से किसी का भी नॉन 0 आ गया है, तो आप क्या करेंगे कि उसका जो रैंक होगा वो इक्वल होगा जो इसके मिनिमम है 3 और 4 के अंदर में। तो आपका इसका रैंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें भाई समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गई तो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की तरफ में मूव करवाता हूँ, ठीक है। चलिए
इसके अंदर में पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में इसी नोट्स के अंदर में डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अंदर में जैसे क्वेश्चन दे रखा है भाई 1 1 1 1 2 3 1 4 7, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3/3 मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट निकालेंगे। डेटर्मिनेंट आप शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हैं और आप लोगों को जो कन्वेंशनल मेथड पर है पता है उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका डेटर्मिनेंट निकाला तो आपके पास में 0 आ गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई ये जो मेरे पास में 3/3 का माइनर बन रहा था, ये 3/3 का जो माइनर बना है इसका रैंक, तो इसका जो हमारे पास में डेटर्मिनेंट 0 आ गया, यानी कि इसका जो रैंक है वो इक्वल टू 3 तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसका डेटर्मिनेंट 3/3 का 0 आ गया, तो ये होगा लेस देन 3। देन इट वी हैव टू कंसिडर द 2/2 मैट्रिक्स। अगर ये आप लोगों के पास में आ गया तो हम इस मैट्रिक्स को छोड़ देंगे। देन वी हैव मूव टुवर्ड्स द 2/2 मैट्रिसेस। अब इसके अंदर में क्या करो, 2/2 के जितने भी माइनर्स हैं उनको कंसिडरेशन में ले लो। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा, लेट सपोज मैं इस माइनर को कंसिडरेशन में लेके आ रहा हूँ 2 3 4 7। तो यहाँ पर आप लोग इसको फाइंड करके देखो, द माइनर 2 3 4 7, द डेटर्मिनेंट ऑफ दिस 7 2 14 एंड 4 3 12। तो ये डेटर्मिनेंट आपके पास में क्या है, इसका 2 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आप क्या कहेंगे कि इसका रैंक हमारे पास में क्या बन गया है, रैंक इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई है, 0, इसकी नॉट इक्वल टू 0 आई है। अगर मान लो इन एनी केस आप लोगों के पास में ये 0 आ जाता है, तब क्या कहते हैं आप लोग, तब कहते हैं कि भाई हमारे पास में इसका रैंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्योंकि कोई भी हमारे पास में अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो उसका रैंक मिनिमम से मिनिमम 1 हो सकता है, उससे नीचे नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं अब आप सामने कुछ गेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस करता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर में देखो, यहाँ पर गिवन है मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, उसका रैंक मुझे निकालने के लिए बोला गया है। देखिए इसको क्वेश्चंस को अप्रोच करने का ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले तो आप लोग इसको देखो कि भाई ये मैट्रिक्स कितनी है, यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स है। तो आप लोग को एक दिमाग में ये एक चीज़ तो आनी चाहिए कि भाई इसका जो रैंक आएगा रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स आएगा, वो लेस देन हमारे पास में क्या होगा, 3 होगा। क्योंकि इसके अंदर में क्या होगा, 3 लेस देन या इक्वल टू 3 के बराबर आएगा। तो 4 का जो ऑप्शन है वो तो भाई यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, बचे कौन से, 3 2 1, इसके बारे में हम देखते हैं। तो 3 पर सबसे पहले हम जो 3 का जो हमारे पास में मैट्रिक्स बनी है इसी को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करने के बहुत सारी अप्रोचेज हो सकती हैं। आप इसका डेटर्मिनेंट निकालने के लिए जो आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक दी गई है वहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप जाओ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर में। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है, जो मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि अगर आपको पहली रो के अंदर में कोई भी एलिमेंट 1 दिख रहा है ना, तो उसको उठाओ और उसके नीचे वाले को 0 बना दो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई भी आपके पास में मैट्रिक्स है और उसके अंदर में पहली रो के अंदर में कोई भी एलिमेंट 1 दिख रहा है, उसको रहने दो और बाकी के उसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स उनको क्या बना दो, 0 बना दो। कैसे बनाओगे, इन दोनों को आपस में किसी टर्म से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके। तो चलो इसको शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आपको ऐसा लग रहा है कि जो हमारे पास में R2 है, हमारे पास R2 में से और R1 को मैं क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो मेरे पास में जो नई R2 बनेगी वो क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा भाई उसके अंदर में। ठीक है, दूसरा ऑपरेशन क्या आप लोगों को ये दिख रहा है कि अगर मैं थर्ड रो को, जो हमारे पास में थर्ड रो है और ये हमारे पास में फर्स्ट रो है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, जो मल्टीप्लिकेशन होता है पूरी रो के साथ में होता है भाई, अकेले एलिमेंट का नहीं होता, पूरी रो के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर 3 से कर रहा हूँ तो ये 3 से मल्टीप्लाई -12 हो जाएगा, 3 ये 3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके 3 से और इसके साथ में ऐड करोगे तो ये 0 बन जाएगा बिल्कुल। यानी कि R3 जो टर्म होगी उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट कैन बी रिटन एज R3 प्लस में 3R1 बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, दैट इज R2 कैन बी रिटन एज R2 प्लस में R1 एंड अनदर वन R3 कैन बी रिटन एज R3 प्लस में 3RI। तो आप लोग इसको करेंगे, ऑपरेशन लगा के देखना भाई अपनी नोटबुक के अंदर में, देन यू विल गेट द रिजल्ट लाइक -4 -5 -5 1 0 0 -1 -2 एंड -2। ठीक है, तो आप लोगों को ये रिजल्ट मिलेगा, द रिजल्ट यू विल गेट दिस रिप्रेजेंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या करना है, देखो जरूरत क्यों पड़ रही है हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की। मैं ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि अगला जो हमारे पास में कंसेप्ट आएगा ना, लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वहां पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन का ही यूज करना है अपने को। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी एबिट डाल लोगे ना तो वहां पर आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप लोगों ने यहाँ पर निकाला, अगर किसी ने दिमाग लगाया होगा तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा कि भाई जो हमारे पास में आपने बताई थी कि अगर हमारे कोई भी मैट्रिक्स है और 2 रोज उसके अंदर में आइडेंटिकल आ जाती हैं या 2 कॉलम उसके अंदर में आइडेंटिकल आ जाते हैं, देन द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी 0।
बिल्कुल आप लोगों ने प्रॉपर्टी डेटर्मिनेंट की याद करो भाई, प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि दो रो अगर उसके अंदर में सेम आ जाती हैं, आइडेंटिकल आ जाती हैं, देन द डेटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी जीरो। तो यहाँ पर जीरो आ गया। अब आप लोगों ने दिमाग लगाओ भाई थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, इस चीज़ को पढ़ा था कि अगर हमारे पास में कोई रैंक निकाल रहे हैं आप लोग, तो रैंक जो होता है वो लेस देन, हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर में 3 आ रहा था। 3 कब आता है, इक्वल टू कब आता है 3 के, इक्वल टू तब आता है जब भाई जो 3/3 की आपने मैट्रिक्स ली उसका जो डेटर्मिनेंट आता वो नॉट इक्वल टू जीरो आता। लेकिन यहाँ पर जब ये आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन करके देखा तो इसका रैंक कितना आ गया, हमारे पास में लेस देन 3 आएगा। क्यों, क्योंकि जो डेटर्मिनेंट निकला है इसका वो इक्वल टू जीरो आ गया। तो आपको क्या करना है, 3/3 की मैट्रिक्स को छोड़ो, आप 2/2 के जितने भी हैं उनको कंसिडरेशन में लेके आओ। पहला मैंने जोड़ा यहाँ से उठाया, तो माइनर यहाँ से मैंने उठाया, तो यहाँ पर द डेटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2/2 की क्या आएगा, -4 1 -1 और -1 आप लोगों ने लिखा। The result will be that the determinant of this is -4 -1 that is 4, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे प्लस में 1 आ जाएगा, तो that is not equal to 0। यहाँ पर 5 आ जाएगा, that is not equal to 0। तो आप ये कह सकते हैं कि 2/2 जो हमारे पास में मैट्रिक्स बनी है इसका जो ऑर्डर होगा वही हमारे पास में क्या रहेगा, इसका रैंक रहेगा। यानी कि इसका रैंक कितना आया, 2 आ गया भाई आप लोगों के पास में। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ आई होगी कि 3 से हम 2 पर क्यों आए। अगर 2 का भी डेटर्मिनेंट किसी भी एलिमेंट का 0 आ जाता, मान लो आप लोगों ने यहाँ पर सोल्व किया होता, जैसे इसके अंदर में मैं बात करूँ तो ये माइनस, इसके अंदर में हम बात करेंगे किसी भी एक एलिमेंट को उठा के देखते, मान लो ये रो आपने उठाते, लेट अस सपोज कि ये रो आप उठाते और इसके अंदर में इसका जो डेटर्मिनेंट था वो 0 आ जाता, तो यहीं पर आप लोग डिसाइड नहीं कर लेते कि भाई रैंक 1 की तरफ में मूव करना, नहीं, आप दूसरे माइनर को उठा के देखते। ये है नहीं, लेकिन मैं एक आप लोगों के सामने एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर इसको उठा के देखते, ठीक है। तो ऐसे जो सभी माइनर्स जो हैं उनको इकट्ठा कर करके आप लोगों को सोल्व करके देखना होता था। अगर किसी का भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो जो उसका ऑर्डर बना है ना, जैसे 2/2 का ऑर्डर बना है, तो उसका जो ऑर्डर जो रैंक आएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। हाँ, अगर सभी जितने भी माइनर आपने निकाले 2/2 के जितने भी इसके अंदर में पेयर्स बन रहे थे वो निकाले और सभी का जो डेटर्मिनेंट था वो हमारे पास में 0 आ रहा था, तब आप कह देते जी हाँ इसका जो हमारे पास में डेटर्मिनेंट है, जो रैंक है, द रैंक विल बी 1 इफ द ऑल द माइनर्स डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 इन दिस 2/2 मैट्रिसेस। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके अंदर में क्या पूछा गया है, द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसके अंदर में आप लोगों से इस मैट्रिक्स का रैंक पूछा गया है और इस रैंक को कैसे सोल्व करेंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर में कि हमें क्या अप्रोच लेके चलनी चाहिए। ठीक है, तो 3/4 की मैट्रिक्स है, ये 3/4 की मैट्रिक्स है भाई ये, तो इसका रैंक क्या रहेगा, पहली चीज तो ये बताओ। तो मिनिमम जो रहेगा 3 और 4 का वो इसका रैंक रहेगा, यानी कि मिनिमम क्या है 3 है, तो इसका जो रैंक आएगा वो लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा, लेस देन और इक्वल टू 3 आएगा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा भाई मेरे साथ में। अब इसका मैट्रिसेस का जो है तो 3/3 की हमें क्या करनी पड़ेंगी, मैट्रिसेस बनानी पड़ेंगी, यानी उसके 3/3 के माइनर्स बना के देखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 3/3 के माइनर बनाओगे कैसे भाई, ये तो हमारे पास में 3/4 की है। तो ऐसे केसेस में हम रिकमेंड करते हैं, ऐसे केसेस के अंदर में हम रिकमेंड करते हैं कि आप कोई भी एलिमेंट जो फर्स्ट रो के अंदर में 1 है तो उसको पकड़ो भाई, यहाँ से आपने पकड़ लिया उसको, ठीक है। उसके नीचे की जो भी जितनी भी वैल्यूज है उनको 0 बना दो, यहाँ पर 0 बना दो और इसको 0 बना दो, ठीक है। अगर ये बना लोगे तो उसके बाद में जो हमारे पास में मैट्रिक्स बनेगी हम उसका इजीली यहाँ पर यूज कर लेंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन के अंदर में देखो क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूँ भाई। अगर आप लोग को दिख रहा होगा कि पहली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, इफ यू मल्टीप्लाई विद 2 एंड सब्ट्रैक्टेड इन रो 2 देन वी विल गेट दिस एलिमेंट एज 0। बिल्कुल, यानी कि आप R2 को क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट R2 एज R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। एंड R3 कैन भी, आप लोग बताइए मेरे को R3 को क्या लिख सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन का निशान होता है भाई, ये दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो R3 को आप लिख सकते हैं R3 माइनस में 3R1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब भी आप ऑपरेशंस करेंगे भाई अपने नोटबुक के अंदर में इसको करके देखना, मैं आप लोगों को फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ क्या बनेगा। ये बनेगा 1 0 0 1 -2 -3, ये बनेगा आपके पास में 0 2 3, ये बनेगा -2 6 एंड 9। ये आप लोगों के पास में रिजल्ट आएगा इसका जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। 3/4 की जो मैट्रिक्स होगी उसको आप सोल्व करके देखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा इसके अंदर में दिख रहा होगा जो क्वेश्चन है इसके अंदर में, अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर में 1 कॉमन निकाल लूँ, इसके अंदर में पहली रो जो हमारे पास में है इसके अंदर में से 2 कॉमन निकाल लूँ और तीसरी रो है उसके अंदर से 3 कॉमन निकाल लूँ। फर्स्ट रो से मैं 1 कॉमन निकाल लूँ, सॉरी 2 कॉमन निकाल ले, थर्ड रो से हम 3 कॉमन निकाले, तो आपके पास में क्या बनेगी, मैं इसको रफ कर रहा हूँ तो आप लोग इसको सोल्व करके देखेंगे। तो आपके पास में बनेगी 1 1 0 -2 और ये बनेगी 0 -1 1 3
और अगला बनेगा 0 -1 1 और ये बच गया आपके पास में 3। तो आप लोगों को दिख रहा है भाई कुछ इसके अंदर में कि आपने जो 3/3 का माइनर बनाया, 3/3 के माइनर बनाए, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना तो इसका डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दो रोज हैं वो क्या हो गई, एक दूसरे से आइडेंटिकल हो गई हैं। तो भैया आप लोग मेरे को ये बताओ कि 3/3 की मैट्रिक्स निकालने के लिए आपने शुरुआत करी थी, इसका डिटरमिनेंट निकालने की शुरुआत करी थी और इसका डिटरमिनेंट तो आ गया 0। अब क्या करोगे? अब आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ये 0 आ गया तो आपको इससे लेस देखना पड़ेगा, जो इसका मिनिमम बन रहा था ना रैंक, जो हमारे पास में 3 और 4 में से जो मिनिमम बन रहा था। 3/3 की मैट्रिक्स तो देख लिया। अब आप देखेंगे 2/2 की मैट्रिक्स को। 2/2 की मैट्रिक्स उठाते हैं भाई। पहला मैंने एलिमेंट उठाया, ये आया 1 और इसमें से अब इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 - 2 आ गया तो ये आ गया आपके पास में -1। अरे पहला उठाया और पहला आपके पास में नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो आप कहेंगे कि भाई हमने 2/2 की मैट्रिक्स ली है तो रैंक विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, आप लोगों को समझ आएगी कोई चीज? नहीं आई है तो भाई अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, द राइट आंसर इज 2 इन दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ। ये गेट आपके पास में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर किसी को देखते हैं ये क्वेश्चन कर पा रहा है तो बहुत ईजी है, और नहीं कर पा रहा है तो भाई थोड़ा सा अभी अब शुरुआत कर देते हैं। चलो देखो इसका रैंक निकाल, देखो प्रॉपर्टीज के ऊपर में अगर आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना तो रैंक निकालना बिल्कुल इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। देखो इसके अंदर में मैट्रिक्स कितनी है? 3/3 की। अब देखो कितना मजा आएगा आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि बेस आप लोगों का तैयार हो चुका है भाई। ठीक है, 3/3 की मैट्रिक्स है तो इसका जो रैंक आएगा वो हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा, क्योंकि मिनिमम क्या है हमारे पास में 3 है इसके अंदर में, तो मिनिमम लेस देन इक्वल टू 3 होगा। अब इक्वल टू की हम बात करते हैं, पहले इक्वल टू के बारे में बात कर लेते हैं। तो 3 के इक्वल टू हम बात करें तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 3/3 की मैट्रिक्स लेके चलनी पड़ेगी। बिल्कुल हम ले सकते हैं। अब इसका रैंक निकालने का तरीका बहुत सारे हैं। आप कन्वेंशनल मेथड से जा सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक दिया उससे जा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इसके प्रॉपर्टीज के थ्रू जाने के। अगर आप लोग यहाँ से 5 कॉमन निकाल ले रहे हो भाई, पहली जो हमारे पास में थर्ड कॉलम है वहाँ से आप 5 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा आपके पास में? ये बचेगा 5 1 3 10 0 6 और ये बचेगा 5 1 3। अरे ये क्या हो गया भाई? यहाँ पर तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड थर्ड कॉलम वो तो इक्वल हो गए, यानी कि इसका जो रैंक जो हमारे पास में डिटरमिनेंट आएगा दैट इज इक्वल टू 0। अगर 0 आ गया भाई, इसका रैंक जो हमारे पास में डिटरमिनेंट है दैट हैज बिकम टू 0, देन यू हैव टू गो फॉर द 2/2 मैट्रिक्स। मीन्स आपका जो ऑर्डर है, जो रैंक है वो नॉट इक्वल टू, यानी कि वो 3 के इक्वल में नहीं रहेगा। आपका जो रैंक आएगा वो 3 के इक्वल तो नहीं रहेगा, यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम बात करते हैं उससे नीचे वाली जो हमारे पास में बनेंगे मैट्रिसेस के जो पेयर्स बनेंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो माइनर्स बनेंगे तो 3 के नीचे चलोगे तो कितने का हमें बनाना पड़ेगा? पेयर्स 2/2 के बनाने पड़ेंगे। तो चलो पहला उठा के देखते हैं भाई, दिस वन 5 10 1 0। तो 5 10 1 0 आप लोगों ने इसका निकाला तो क्या आएगा? -0 और ये आ गया आपके पास में -10। द रिजल्ट इज -10 एंड -10 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं आया भाई तो क्या कहोगे? द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स आपने ली है तो वही उसका क्या हो जाएगा? जो ऑर्डर है वही उसका क्या बन जाता है? रैंक बन जाता है। द राइट आंसर इज 2। देखो कितने इजीली आप चीज़ों को कर लिए जा रहे हो। ठीक है ना, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, प्रॉपर्टीज के बेस में बनते हैं। एग्जामिनर चलिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। इससे रिलेटेड आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं। ये पूछ रहा है कि P + Q है, उसका आप लोगों को रैंक निकालना है। कुछ लोग क्या करेंगे, P का अलग निकालेंगे, Q का अलग रैंक निकालेंगे और उसको ऐड करके बता देंगे जी ये हमारे पास में रैंक आ गया। नहीं, ऐसे सोल्व नहीं करना है भैया आप लोगों को। पहले P + Q बोला है तो पहले P + Q की आपको एक मैट्रिक्स बनानी होगी। P + Q जब भी जुड़ते हैं, जब भी हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं, मान लो ये A B C है, D E F ऐसे हमारे पास में एलिमेंट्स हैं, और ये P Q R ऐसे हैं, और ये हमारे पास में R S T ऐसे कोई भी एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड विद द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड एलिमेंट ऐड विद द सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट ऐड विद द थर्ड एलिमेंट। तो ऐसे आप लोगों को एलिमेंट्स को ऐड करना है जब भी आप दो मैट्रिक्स का क्या करते हैं? सम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ मैट्रिक्स का सम करता हूँ भाई। थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा क्वेश्चन तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, इसको मैं जोड़ूँ 1 और 1 को, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगी ये मैट्रिक्स, सॉरी ये एलिमेंट 0 आ जाएगा। फिर दूसरे की बात करूँ 2 और 6, इनको जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ गया आपके पास में? 8 आ गया। एंड द लास्ट वन इज 5 + में 3, ये हमारे पास में क्या आएगा? 8 आ जाएगा। आप रोज के थ्रू भी जोड़ सकते हैं, कॉलम के थ्रू भी जोड़ सकते हैं, आपको जैसे सुटेबल लगे। यू कैन ऐड ऑल दीज वैल्यूज इन ए सिस्टमेटिक वे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो 1 और -2 इन दोनों को ऐड करेंगे, देन रिजल्ट विल बिकम -1। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, आप इसको भाई अपनी नोटबुक में करके देखना। ये 8 आ गया, फिर हमारे पास में -2 आएगा, 10 आएगा और आप लोगों के पास में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करने की अप्रोच क्या होगी?
इसका रैंक निकालना है, आप लोग के पास में एक मैट्रिक्स मिल गई है। जब भी हम इस तरह की मैट्रिसेस का रैंक निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको मैंने बार बार बताया कि हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो कैलकुलेशंस है आगे जब हम होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ उनको ईजिली आप लोग सोल्व कर लो, इसलिए यहाँ पर हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर मेरे को तो दिख रहा है कि अगर मैं R3 जो है और R2 है, इसमें से R2 में से R3 माइनस कर दूं मैं, तो मुझे यहाँ पर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये मेरे पास में 0 -1 और -2 ये इक्वेशन, सॉरी पहली रो आ गई हमारे पास में। दूसरे को मैं R2 को, जो R2 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R3 लिख सकता हूँ भाई। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 0 हो गया। फिर अगला जो आएगा 9 में से 8 आ गया, आपके पास में 1 आ गया। 10 - 8 देन द रिजल्ट विल बी 2 एंड द थर्ड रो इज 8 8 8, आप लोग के पास में 8 8 हमारे पास में बच गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग इसके अंदर में लगा पा रहे हैं तो आपको ऐसा दिख रहा है, द फर्स्ट रो, इफ आई टेक नेगेटिव कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो देन द इक्वेशन बिकम, द फर्स्ट रो बिकम +1 एंड इट ऑल्सो बिकम +2। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि भाई ये फर्स्ट रो और सेकंड रो है, ये तो अरे दोनों तो कॉमन दिख रहे हैं मेरे को, एक जैसे बन गए, आइडेंटिकल बन गए। यानी कि इस 3/3 की जो मैट्रिक्स है उसका रैंक हमारे पास में क्या बनेगा भाई, द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि दो रो जो है वो क्या हो गई, एक दूसरे के आइडेंटिकल हो गई हैं। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जब भी दो आइडेंटिकल रोज हो जाती हैं द डिटरमिनेंट इज 0। तो यहाँ से आपने कन्फर्मली निकाल लिया कि रैंक जो है भाई, इस रैंक जो मैट्रिक्स हमारे पास में P+Q बनी है, जिसको मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, उसका रैंक <3 होगा, =3 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने 3/3 का जो मैट्रिक्स थी उसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, वो आ गया हमारे पास में =0 आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब आप लोगों को 2/2 की मैट्रिसेस को देखकर इसके अंदर में सोल्व करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने जो मैट्रिक्स लिखी थी अपने नोटबुक के अंदर में भाई, उस एलिमेंट को मैं उठा के देखता हूँ। पहले दो एलिमेंट उठाता हूँ मैं, ये मैंने उठाया 0 -1, पहली 2/2 का जोड़ा जो बनाया, जो पेयर बनाया उसको उठाता हूँ। दैट कैन बी रिटन एज 0 - 1 8 and 9। नाउ टेक द डिटरमिनेंट ऑफ दिस 2/2 माइनर। तो यहाँ आप निकालेंगे तो 0 एंड दिस बिकम्स -8 -8, इट विल बिकम +8। सो इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप लोग क्या कहेंगे, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिसेस P+Q इज इक्वल टू 2। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास में 2/2 का जो माइनर हमने लिया था उसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो आप सीधा कहोगे भी इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या रहेगा, इसका जो ऑर्डर है, जो हमने 2/2 की मैट्रिक्स ली थी उसका जो ऑर्डर है वही इसका रैंक रहेगा। तो आप लोगों का सही आंसर क्या होगा भाई इसके अंदर में, 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं भाई, और उसके अंदर में देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई ये, इसको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है, शायद हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ भी लिया हो, फिर दोबारा से इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन गिवन है Aij है, और Ij जो है हमारे पास में वो <1 है। उनकी वैल्यू जो है वो हमारे पास में 1 से और n के बीच में लाई करती है, और n जो है वो हमारे पास में >3 है। ये आपके ATC के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन समझ लिया जिसने, वो इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। फिर उसने कहा कि एलिमेंट जो है Aij है वो I × j, यानी कि उसकी रो और जो कॉलम है उनकी वैल्यूज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर में। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स बनानी है जो Aij है, जिसमें Ij जो है उनकी वैल्यू 1 और 3 से लाई करती है, और n की जो वैल्यू वो >3 है। चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। अब तो इसके अंदर में हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को लेके। तो इसके अंदर में क्या करेंगे आप, A11 आप लोगों को मैट्रिक्स बनानी है, A11, फिर आएगा A12, फिर आएगा A13, और फिर आएगा यहाँ पर आप लिखोगे ऐसे, हमारे पास में क्या होगा, n टाइप तक चले जाएंगे। फिर यहाँ से आप देखेंगे इसके अंदर में 21, फिर A22, फिर A33, ऐसे आप लिखेंगे इसको, और अप टू n तक लिखेंगे। तो पहले एलिमेंट को देखो, पहला एलिमेंट क्या कह रहा है, द फर्स्ट एलिमेंट that I × j, if you multiply I and j then the first element will become 1। दूसरे की बात करेंगे तो I और j जो उसके रो और कॉलम है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, द सेकंड एलिमेंट बिकम 2 एंड सो ऑन 3 4 एंड अप टू n। उसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट आप लिखेंगे दैट विल बिकम 2। फिर इसके अंदर में आएगा कितना, जो आपके पास में आ गया ये 2 दैट विल बिकम 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। तो ऐसे आप लोग इसको लिखते चले जाएंगे तो फाइनली आपके पास में एक मैट्रिक्स बनेगी दैट इज इक्वल टू 1 2 3 4 और ऐसे अप टू सो ऑन। फिर आप लिखेंगे 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, और ऐसे n
2n 3n ऐसे आप लोग लिखते चले जाएंगे। जब ये मैट्रिक्स आपके लोगों के सामने बन जाएगी ना, ये बनेगी आपके पास में n क्रॉस n की मैट्रिक्स, n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनेगी। और इसके अंदर में आपको ये दिख रहा होगा कि जितनी भी हमारे पास में रोज है वो एक दूसरे पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। भाई ये फर्स्ट रो है, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रही है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में दूसरी रो बन जाएगी, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो थर्ड रो बन जाएगी। तो सारी जो रोज हैं वो सारी बनेंगी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगी। केवल और केवल ओनली फर्स्ट रो इज इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन एनी अदर रो। सो द रैंक ऑफ दिस इक्वेशन, दिस मैट्रिक्स विल बिकम टू 1। तो इसका जो रैंक आप लोगों के पास में आएगा वो क्या आएगा, आपके पास में 1 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे इसके ऊपर में, ठीक है, दैट इज बी, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 1। सो फाइनली आपने मेरे साथ में जितने भी रैंक के जो थ्योरी थी और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी गेट के अंदर में आए हुए थे या फिर एटीसी एग्जाम्स के अंदर में भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में सेपरेट जब हम इसका वीडियो बनाएंगे प्रीवियस पेपर का, जब हमारा पूरा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा उसके बाद में जितने भी प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि अभी मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर अटैम्प्ट करवा दूंगा ना तो कोई फायदा नहीं है आप लोगों का। आप लोगों का जो सस्पेंस है ना वो अभी बना के रखना मेरे को, ताकि आप चीज़ें ईजिली पढ़ते चले। जो मैंने आज ही सोल्व करवा दी ना उन क्वेश्चंस को, तो वो जो सस्पेंस है वो आप लोगों का टूट जाएगा। वो क्यों, अगर वो टूट जाएगा तो फिर आपकी जो तैयारी है ना उसमें आप एक राइट वे में नहीं लेके चलोगे, आप इन्हीं को बाई हार्ट अपने दिल से याद कर लोगे, आज यही हमें याद करना है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आपको पूरे कंसेप्ट समझने मैट्रिक्स को लेके शायद 1 से 2 वीडियोस हमारे मैट्रिक्स को लेके और आएंगे। अगले में हम लीनियर इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट हमारा जो होगा आइगन वैल्यूज को लेके होगा। मैं मैट्रिक्स को इतना लंबा क्यों खींच रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए, क्योंकि मैट्रिक्स से आपका कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर में, एटीसी का जो एग्जाम होता है। ठीक है, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस पेपर जितने भी इसके हैं मैट्रिक्स के वो सारे यहाँ पर सोल्व करवाए जाएंगे। आप इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा, इनको सोल्व करके देखने की कोशिश कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर में, और वेट कीजिएगा नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा उसकी, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्हीं रैंक्स के और डिटर्मिनेंट के जो कंसेप्ट है उन्हीं को मैं यहाँ पर यूज़ करता हुआ आप लोगों के साथ में डिस्कस करता चलूँगा। ठीक है, बाकी भाई आप लोग सबसे मैं दिल से बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया है क्वालिटी और कंटेंट को लेके, और काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस टाइम पे। और मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ भाई मेरा ये एक नोबल वर्क है, नोबल प्रोफेशन है, मैं इसको कभी भी आप लोगों के लिए पेड नहीं करूँगा। आप यहाँ पे जुड़िए, मज़े से पढ़िए, ये लेक्चर हमेशा आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, जब चाहें तब देखो। आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करो, कोई कॉपीराइट नहीं है भाई इन चीज़ों को लेके। ठीक है, मैं कोई कॉपीराइट अपना क्लेम नहीं कर रहा हूँ। जिसको डाउनलोड करना है, जिसको पढ़ना है, जहाँ पर रखना है इसको रखो, कोई कॉपीराइट नहीं है उसके ऊपर में। बस मेन जो मेरे को चाहिए वो आपसे एक ही चाहिए कि आपका सिलेक्शन चाहिए मेरे को। ठीक है, आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में भाई। और कोई आपके भाई बंधु हैं उनको ज़रा रिकमेंड कीजिएगा चैनल्स को। ठीक है, जिससे आप देखिए मेरा इससे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, लेकिन आप लोगों का थोड़ा क्या होगा, जो जुड़ना चाह रहा होगा, जिसको लैक ऑफ नॉलेज के कारण में वो ठीक जगह पर नहीं पहुँच पा रहा होगा, तो उसका पैसा बच जाएगा भाई। काफ़ी मार्केट के अंदर में पेड कोर्सेज चल रहे हैं इन चीज़ों को लेके। ठीक है, तो वहाँ से उनसे बचाइए और कोशिश कीजिए लोगों को जोड़ने की यहाँ पर, ताकि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन उनको पहुँच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं भाई। बाकी PDF फाइल है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे डाल दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।